Our today's lecture is lecture number 1. We have started basis of life. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिस ऑफ लाइफ। पहले भी इस पे एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि उस दिन नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो स्टूडेंट्स को सही समझ नहीं आया। ठीक है, तो बेसिस ऑफ लाइफ आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं आपसे आउटलाइन शेयर कर चुका हूँ, आपसे एवरीथिंग जो एक पेपर की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो हम अब टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट इज द कि सेल है क्या। सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी एक बेसिक यूनिट। ठीक है, जिससे एक लाइफ ऑपरेट होती है। ठीक है, सो सेल जो है इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसको बेसिकली सेल को 1665 में डिस्कवर किया गया। रॉबर्ट हुक ने कहा कि सेल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक, जिस तरह एक मक्खी, शहद की मक्खी का एक घोंसला होता है जिसमें वो रह रही होती है, पूरे उसने कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। सो हर कंपार्टमेंट को उसने किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया। ठीक है, सो वहां से एक सेल का एक आइडिया जो है इमर्ज हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सेल को मजीद जो है कुरेदा किया कि सेल बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद सेल की डेफिनेशन जो है एक्सटेंड होती चली गई। ठीक है, देन इज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, ये है इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। सेल को ऑल एस्पेक्ट से स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सो जो मेन पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के, जो शील्डन और श्वान ने दिए, जो दो साइंटिस्ट थे, उसने बेसिकली ये कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जितने भी दुनिया पे आए हैं सब के सब जो हैं वो सेल के बने। और सेल के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स, तीन पार्ट्स, एक को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, देन इज द साइटोप्लाज्म एंड देन इज द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है, ये बेसिकली वो फ्लूइड है जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, जो सेंटर ऑफ द सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सो आपको ये तीन कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। एक आउटर मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। देन इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद हो। सो आपको सेल का जो एक कंपोजिशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल। अब उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स। कुछ सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स बेसिकली, प्रोकैरियोट्स मींस कि बिफोर न्यूक्लियस। क्या प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। यूकैरियन, यूकैरियोट्स जो हैं, यू मीन प्रेजेंस एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली, कैरियन जो है वो न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करता है। सो हम इनको देखते हैं तो व्हाट दे एक्जैक्टली मीन। प्रोकैरियोट्स, बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें सेल के, उनके जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर कोई शीट है, ठीक है, जो उसको कवर कर रही है, वो इसमें मौजूद नहीं होगी। क्लियर। थर्डली जो चीज है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन ऑफ द सेल में बंडल्ड अप होती है। मतलब सेल्स जो है बंडल अप हो जाते हैं, सेक्शन ऑफ सेल्स बनता है। उससे क्या होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। इट्स मीन कि उनके उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। सो बिसाइड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह उनके पास एक न्यूक्लियाइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, उस पे ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली हो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियाइड हम किसको कहते हैं,
जो बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है बंडल्ड अप होती है सेक्शन ऑफ सेल में, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बोर्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिस होती है। कि इसमें बेसिकली अब आइडेंटिफाई हो गया कि न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी, और जो ऑर्गेनेलिस होगी उनके ऊपर भी क्या होगा? मेम्ब्रेन होगी। ऑर्गेनेलिस क्या कौन कौन सी हो सकती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, गोल्गी एप्रेटस हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। इसके अलावा लॉट ऑफ ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली सारे जो मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिस हैं ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर हो गई कि अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होगी, ठीक है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ सेल में बंडल अप होती है और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब बेसिकली अगर आप देखें कि प्रोकैरियोट्स को देखें और यूकैरियोट्स को देखें, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, आप थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा, आप अपने मोबाइल्स में जूम आउट कर लें। यूकैरियोटिक सेल्स को अगर आप देखेंगे कि एक ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। अब आपको ये जो बड़ा नजर आ रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड आपको अंदर नजर आ रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया इंशाल्लाह वो जब डायग्राम देखेंगे, डायग्रामेटिकल इसको देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। अब आप देखें कि ऊपर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो दरमियान में आपको स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जो पानी में आपको तैरते, फ्लूइड में तैरते कुछ ऑर्गेनेलिस नजर आ रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, ठीक है। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनमें राइबोसोम्स हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ साथ जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उनको स्टडी कर लेंगे। अब उसके बाद आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल एक आउटर मेम्ब्रेन, सिर्फ एक सेल के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है। आप बाकी देखें कि ये जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, बंडल ऑफ सेल मौजूद है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म मौजूद है और इसमें जो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं उन पे भी मेम्ब्रेन नहीं है, किसी पे आपको कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू आर वेलकम टू क्वेश्चन, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ समझ ना आया, क्योंकि ये जो एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट का जो लेक्चर है, इसमें अगर आपको चीजों का नहीं पता चलेगा तो उससे लास्ट क्या होगा कि आपको नेक्स्ट चीजों का सही से आइडिया नहीं हो, ठीक है। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो टाइप्स मीन बेसिकली आपको टाइप्स मैंने बताए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सिंपली मैंने आपको बताया कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, इनके अंदर जो बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बंडल्ड अप होती है सेक्शन ऑफ सेल में जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोट्स में ये है कि न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अलावा मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं, और इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की तरफ। अब फर्स्टली हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है। सेल की क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये बेसिकली सेल वॉल इसको कवर कर रहा है प्लांट सेल्स में। अब आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल्स में सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन
जो है इसके ऊपर एक और कवरिंग भी मौजूद होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको डिस्कस करें तो इसमें बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक को हम फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड का मतलब क्या है कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल, एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल, वो बेसिकली दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम कहते हैं फास्फोलिपिड्स। देन कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीजें हम आगे नेक्स्ट पढ़ें। अब बेसिकली आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से? फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक मॉडल आया पहले जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते थे। उसमें यह था कि लिपिड बाइलेयर जो है, जो लिपिड के कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा कि लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं हैं। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने चारों ऊपर स्टडी किए, इनका एक मिक्सचर सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, इनका मिक्सचर बनाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कि सेल मेम्ब्रेन एक सॉलिड नहीं है, लाइक अ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, रादर लाइक अ वेजिटेबल ऑयल, एक वेजिटेबल ऑयल की तरह है, विद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। देन इज द इट इज आल्सो मोज़ेक ऑफ अबव मेंशन्ड 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मोज़ेक का मतलब होता है कि मिक्सचर है, जो 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर मेंशन मैंने आपको किए हैं, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसके स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट्स हैं। ये बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है कि मिक्सचर है, मोज़ेक है इन 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब आप आ जाए फंक्शंस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट किस तरह करता है कि सेल के बाहर अगर कोई मटेरियल आ गया जिसको सेल के अंदर जाना है, तो सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर का रोल प्ले कर रहा होता है वहां पे। सो सेल मेम्ब्रेन में एक सेमी परमिबिलिटी मौजूद है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्युबल होते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स में, कि जो सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उनको तो ये पास होने देता है, जो सॉल्युबल नहीं होते उनको ये पास नहीं होने देता, ठीक है। सो ये बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। तो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके कंपोनेंट्स में मौजूद हैं। फास्फोलिपिड्स में क्या मौजूद है? लिपिड्स। प्रोटीन्स अलग मौजूद हैं। सो ये जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होती है उसको परफॉर्म करने, ठीक है। सो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वी विल गो टुवर्ड्स इट्स डायग्राम। अब आप ये देखें, ये डायग्राम है। आप इसमें देखें कि 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स मोज़ेक फॉर्म में मौजूद हैं, एक मिक्सचर फॉर्म में मौजूद हैं, कोई मॉलिक्यूल सेपरेट फॉर्म में मौजूद नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन को अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स को देखेंगे तो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट क्या है? अटैच है, उसने डेफिनेशन लिखी है। देन इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है जो 2 लेयर्स बना रहा है, ठीक है। सो फास्फोलिपिड बाइलेयर भी मौजूद है। मैंने आपको फास्फो का बताया कि फास्फोरस और लिपिड के कंपोनेंट्स जो हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच है। देन इज द प्रोटीन चैनल, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटेग्रल के जो बड़े जरूरी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो मौजूद हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पेरिफेरी पे स्टार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। सो ये थी इसकी डायग्राम, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया? साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लूइड मौजूद है सेल के अंदर मौजूद है, बट ये न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म होता है जो सराउंड कर रहा होता है न्यूक्लियस को, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो जो बेसिकली लिविंग कंटेंट है जो प्रोटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस
के दरमियान है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो लिविंग कंटेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, आपको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जो है समझाऊंगा कि आपको ये पता होना चाहिए फर्स्टली तो साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो किसको कहते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। फर्स्टली ये चीज क्लियर हो गई। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिविंग कंटेंट जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जो कलेक्टिवली हैं वो कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब आपने जो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, जो लिविंग कंटेंट्स मौजूद हैं, उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म क्लियर किया कि लिविंग कंटेंट जो मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो चाहे न्यूक्लियस है चाहे वो साइटोप्लाज्म है, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। देन इज द अब है साइटोप्लाज्म के पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है साइटोसोल और दूसरा है ऑर्गेनेलिज्म। साइटोसोल में क्या होता है कि 90% इसमें वाटर होता है, 90% जो है वाटर पार्ट जो है सॉल्युबल पार्ट जो उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें बेसिकली तमाम फंडामेंटल तमाम बेसिक पार्टिकल्स जो हैं मॉलिक्यूल जो है मौजूद होते हैं दो फॉर्म्स, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं स्मॉल आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे जब वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्ज आयंस जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है विस्कस भी हो सकता है, चिपचिपाहट भी उसमें हो सकती है, और नॉन विस्कस भी हो सकता है। सो साइटोसोल को मैंने आपको क्लियर किया। देन अब उसके आपने फंक्शन साइटोप्लाज्म के करने हैं। फर्स्टली इसका फंक्शन है कि ये स्टार्च लाइक कंपाउंड्स का एक स्टोरेज हाउस का रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लार्ज कंपोनेंट्स को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना, इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्योंकि एक फ्लूइड बेस्ड है, सो इसमें जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनेलिज जो हैं फ्लोट करते हैं, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, इसमें एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, ठीक है। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल वो है जो बेसिकली सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट जिसमें वाटर मौजूद है, जिसमें ज्यादा फ्लूइड मौजूद है, उसको हम साइटोसोल कहेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज भी मौजूद हैं और फ्लूइड भी मौजूद है, ठीक है। अब ऑर्गेनेलिज जो हैं वो बेसिकली उस फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो आप ये समझे कि जो फ्लूइड है वो बेसिकली जो सॉल्युबल पार्ट है, जो 90% जिसमें वाटर है, वो क्या है, साइटोसोल है, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनेलिज जो हैं जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो जो है वो अदर पार्ट है इसका, ठीक है। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए, मैं बार बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ, साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेलिज। अब जो वाटर का पार्ट है, जो फ्लूइड का पार्ट है, उसको हम साइटोसोल कहेंगे, और जो ऑर्गेनेलिज हैं जो बेसिकली फ्लूइड पार्ट नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनेलिज, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक इट्स नो क्लियर फॉर यू। सो अब आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली एक डार्क प्रोमिनेंट बॉडी जो बेसिकली स्फेरिकल भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है। स्फेरिकल स्फेयर की फॉर्म, इरेगुलर के उसकी कोई शेप नहीं होगी, ठीक है। एक डार्क प्रोमिनेंट बॉडी, डार्क कलर होता है और प्रोमिनेंट है कि आपको सही से नजर आएगा। इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। सो आपको सेल का और न्यूक्लियस का जो बेसिकली डिस्कवर्ड बाय, ये पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किए। उसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने सेल को, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। अब जो रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया न्यूक्लियस, इसके अब हम पार्ट्स देखेंगे। अब आपको इसकी डायग्राम सामने शो हो रही है। अब इसके बेसिकली पार्ट्स हैं फोर, जो फंडामेंटल जो बेसिक पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, then is the nucleus, then is the nucleoplasm, and then is the
क्रोमोसोम, 4 पार्ट्स। फर्स्टली न्यूक्लियोलस, ये एक आपको डार्क सी एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है, डार्कली स्टेन्ड जो है, वो आपको नजर आएगा न्यूक्लियोलस। अब हम इनको नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब भी करेंगे, मैं आपको फर्स्टली इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्रोमोसोम्स क्या है, जो ये आपको धागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्रोमाटिन है जो बेसिकली बनाता है क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। सो आप जो है आपको इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। अब हम इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता दिया, साइटोप्लाज्म के बारे में भी बता दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म वो होगा फ्लूइड जो बेसिकली मौजूद होगा विद इन द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होगा जो सराउंड कर रहा होगा न्यूक्लियस को। सो कौन सी मेम्ब्रेन इनको सेपरेट करेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनको सेपरेट करेगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं पोर्स, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। जिस तरह मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि बेसिकली उसमें सेमी परमिएबिलिटी होती है, इसी तरह इसमें भी सेमी परमिएबिलिटी होती है। जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ले लेते हैं, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको नहीं अंदर जाने देते। ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पोर्स जो है ये वेरिएबल है, इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि पेट इतना ही नंबर होगा। देन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, लिक्विड मटेरियल जो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ये मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस बेसिकली डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उससे सेपरेट करे। इट्स मीन के न्यूक्लियोलस क्या है, एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देन इज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया है क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल एक सेल से 2 सेल बनते हैं, जब माइटोसिस या मियासिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। देन इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं। अब फंक्शंस क्या हैं कि फर्स्टली कि ये तमाम एक्टिविटीज जो सेल में होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड फंक्शन है कि ये बेसिकली जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, जो एक विरासत से, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनको, उनके ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। देन इज द 3 टाइप ऑफ आरएनएस। आरएनएस क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के 2 टाइप्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है, आरएनएस एंड द डीएनएस। डीएनएस क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, एंड आरएनएस क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड वाले फ्यूज होते हैं, इनके 2 स्टैंड्स होते हैं, और आरएनएस क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। सो 3 टाइप ऑफ आरएनएस जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज द एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। देन इज द टीआरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, एंड आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। सो ये 3 टाइप ऑफ आरएनए जो हैं ये सिंथेसाइज हो रही होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये बेसिकली राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है। राइबोसोम का जहां पे भी वर्ड आ जाएगा इट्स मीन दैट इट्स फंक्शन इज कि ये सिंथेसाइज करेगा किसको, प्रोटीन को। ठीक है। सो आपको जो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस हैं आई थिंक के क्लियर हो गए। देन इज द नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स एन अदर ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या होता है, अब जिस तरह आपको पता है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये कहां से आ रही होती है, पावर हाउस से आ रही होती है। पावर हाउस हम किसको कहते हैं कि जहां पे बिजली बनती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम पावर हाउस कहेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली किसका पावर हाउस है, ये सेल का पावर हाउस है, ये सेल को एनर्जी देता है। ठीक है। सो आपको यहां से ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। देयर नंबर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट सेल्स। सेल्स डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल, कि सेल की नेचर क्या है इस पे चीज पे डिपेंड करेंगे।
देन इज द, इसमें बेसिकली टू मेम्ब्रेन्स है, फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, देन है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, इनर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, वी हैव टू रीड द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। हमें इतना पता होना चाहिए कि इसकी टू मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाता है, जिस तरह हमारी फिंगर्स फोल्ड होती हैं तो इस तरह की फोल्डिंग्स बनाती है इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। अब आगे एक वर्ड आएगा सिस्टर्नी। आपने क्रिस्टी और सिस्टर्नी को बिल्कुल भी कंफ्यूज आपस में नहीं करना। क्रिस्टी का स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है, इस जिस तरह हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते रहे, सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते रहे साइटोप्लाज्म, और अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल मौजूद है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रही है चीजें आपको, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। सो केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इसकी जो सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो लिक्विड और प्रोटीन्स का, सॉरी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है उसकी मैट्रिक्स, और उसकी जो मैट्रिक्स जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एटीपी बनाती हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली एटीपी ही बेसिकली वो पावर हाउस हैं, वो बेसिकली पावर है जो हमें मिलती है। ठीक है, सो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली हमें जो है हमारे सेल्स को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि एटीपी जो है वो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो किस तरह बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी कंपोजिशन क्या है, लिपिड प्रोटीन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या है, एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, जो बेसिकली बनाते क्या है, एटीपी बनाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन और फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन हम किसको कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं कि जो हम ऑक्सीजन की हेल्प से सांस ले रहे हैं, रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरी टाइप होती है एनारोबिक, जो बेसिकली हम विदाउट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं CO2 की मदद से। ठीक है, उसको हम एनारोबिक कहते हैं। सो एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करना, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं। देन सेकंड है ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है, जो बेसिकली सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये आपने अब देखा कि आउटर मेम्ब्रेन एक है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बना रहा है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टीज के आपस में क्या है, जंक्शंस मौजूद हैं, जहां पे वो दोनों एक क्रिस्टी दूसरी क्रिस्टी के साथ क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी मौजूद है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसको कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, सो आपको ये चीजें जो है ये क्लियर होनी चाहिए। देन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको कहते हैं, ये बेसिकली एक नेटवर्क है चैनल्स का, जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब जिसके अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अब जो इन चैनल्स की वॉल्स हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टी, और जो वॉल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के साथ राइबोसोम अटैच होगा, और राइबोसोम अगर अटैच होगा तो मैंने आपको पहले बताया कि राइबोसोम जहां पे वर्ड आ जाए इसमें के प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। जिसके साथ राइबोसोम अटैच होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। स्मूथ के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये लिपिड्स को मेटाबोलाइज करेगा और एक मटेरियल्स की जो एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है ट्रांसपोर्ट करेगा।
उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सेल की शेप है वो मेंटेन रहे। सेकंड है कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर ही, ठीक है, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है। देन इज द प्रोटीन की सिंथेसिस, ये किसका फंक्शन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देन इज द स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड्स को स्टोर करता है, प्रोटीन लाइक कंपाउंड्स को क्या करता है, स्टोर करता है। देन इज द लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स को क्या करना है, मेटाबोलाइज करना है। देन इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को क्या करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। एक ड्रग है उसमें टॉक्सिफिकेशन है, उसमें टॉक्सिसिटी है, तो ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा ड्रग्स, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ये फंक्शंस। देन इज द, ये इसकी है डायग्राम आपको शो हो रही है। अब बेसिकली राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ब्राउन टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो न्यूक्लियस को ये क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए। देन इज द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं और वेजिकल्स कहते हैं, वेजिकल्स भी मौजूद हैं। अब बेसिकली सिक्रेटरी वेजिकल्स क्या करते हैं, ये टीनी लिटिल पैकेजेस होते हैं जिनमें बेसिकली सेल सिक्रीशंस जो हैं ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सेल सिक्रीशंस क्या होती है, वो बेसिकली वो सिक्रीशन जो सेल सिक्रीट कर रहा है, वो मटेरियल, वो लिक्विड जो सेल सिक्रीट कर रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिक्रेटरी वेजिकल्स के हेल्प से, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है कि प्रोटीन जो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रही है वो आएगी गोल्जी अपरेटस में, जहां से वो बेसिकली फाइनेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो उसका एक नया प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसको सेल के आउटसाइड जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, या सेल के अंदर जो है उसको यूज कर लिया जाएगा जहां पे जरूरत हो, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या हुआ कि प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, आरईआर बना रहा है, वो आएगा गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस क्या काम करेगा कि इसको फाइनेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा जो बेसिकली सेल के बाहर या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, विद इन द सेल यूज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये है फर्स्ट फंक्शन गोल्जी अपरेटस का। देन सेकंड फंक्शन है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स के साथ अटैच करता है, लिपिड्स के साथ अटैच करता है, दोनों के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को किसके साथ, प्रोटीन और लिपिड्स के साथ क्या कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देयर इज द इसकी डायग्राम। अब आप इसको देखें, सिस्टर्नी इसमें स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स मौजूद हैं जो बेसिकली जो सेल की सिक्रीशंस होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सिस फेज और ट्रांस फेज इसमें मौजूद हैं। इसके दो फेजेस हैं, एक सिस है एक ट्रांस फेज, ठीक है। ल्यूमिन मौजूद है, ल्यूमिन हम किसको कहते हैं, जो बेसिकली एक पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें मटेरियल मौजूद होता है, हॉलो ऑर्गन होता है, उसको हम ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देन इज द लाइजोसोम्स, लाइजो का जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। सोम मीन होता है बॉडी, सोमा मीन बॉडी। सो बेसिकली लाइसोसोम जो हैं इनको आइसोलेट किया डीडियोव ने इन 1949। तो लाइजो मीन डिसोल्यूशन, ब्रेक डाउन, सोमा मीन बॉडी। ये बेसिकली ये जो लाइसोसोम्स ऑर्गेनेलिज हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, ओनली। ये बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिंपल सैक है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम जो बेसिकली लाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन वाटर, लाइटिक मीन लाइसिस, ब्रेक डाउन। सो लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब फॉर्मेशन इनकी किस तरह होती है, एंजाइम जो है राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जो आरईआर पे मौजूद है, मैंने आपको पहले बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद है।
ये बेसिकली गाल्गी अपरेटस में जब ट्रांसफर होगा वहां पे प्रोसेस होगा, पैक्ड होगा वेसिकल्स में, उन पैक्ड वेसिकल्स को हम कहेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट होगा जो वेसिकल्स में पैक्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम कहेंगे। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट है फैगोसाइटोस, फैगोसाइटोसिस, बेसिकली एंगल्फ करना किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को जो सेल के अंदर एंटर हो गया है, उसको लाइसोसोम क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, और उसको क्या करेगा, फिर ब्रेक डाउन कर देगा डाइजेस्टिबल पीसेस में, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो फैगोसाइटोसिस इसका मेन फंक्शन है। देन इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसमें ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो सेल्स के अंदर फूड मौजूद होती है उसको क्या करें, डाइजेस्ट करें। देन इज द ऑटोफेगी, ऑटो मीन बेसिकली कि खुद को खाना, फेगी मीन जो एंगल्फ कर ली। ठीक है, सो सेल्फ ईटिंग ऑफ ओल्ड आर ब्रोकन अप पार्ट ऑफ द सेल, कि अपने जो इसके ओल्ड पार्ट्स होते हैं या ब्रोकन अप पार्ट्स होते हैं उनको खा लेता है, इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो तीन फंक्शन इसके हुए, फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और ऑटोफेगी। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। देन इज द इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप ये देखें कि इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद है, मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, लिपिड लेयर भी मौजूद है, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, वो उनको कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देन इज द प्लास्टिड्स, आपको ये पता होना चाहिए ये ऑर्गेनाइज सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होती। इनकी थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, आपने क्लोरोफिल का नाम सुन रखा होगा, जो एक पिगमेंट होता है प्लांट्स का, जो बेसिकली प्लांट्स को जो उसके पत्ते होते हैं उनको ग्रीन कलर देता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो ये क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, ये ग्रीन प्लास्टिड्स हैं जो बेसिकली अपना जो ग्रीन कलर किधर से लेते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से लेते हैं। ये बेसिकली ग्रीन लीव्स में अबंडेंटली पाए जाते हैं। इससे क्या ये बनाते क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता होगा कि इन दी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट जो ऑक्सीजन जो है प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इंस्पायर कर रहे होते हैं, इसके अलावा फूड अपने लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इनके दो फंक्शन होते हैं। देन इज द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है ये फूल की पत्तियां जो होती हैं, फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनमें मौजूद है पेटल्स ऑफ द फ्लावर। इनमें बेसिकली जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन के अलावा कोई और होता है। आपने रेड रोज देखा होगा, व्हाइट रोज देखा होगा, ठीक है, पिंक कलर के फ्लावर्स देखे होंगे। सो बेसिकली वो कलर उनका कहां से आता है, वो क्रोमोप्लास्ट उनको वो कलर देता है। ठीक है, दिस इम्पार्ट वेरियस कलर्स अफेक्ट टू फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स। These attract insects and other animals to ensure pollination and dispersion. Pollination को ensure करने के लिए ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। पॉलिनेशन जिस तरह एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होती है, इस तरह इनकी पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होती है कि सीड्स जो हैं वो इंसेक्ट के जरिए, जब एक इंसेक्ट एक फूल पे बैठता है, अगर वो मेल पार्ट पे बैठ रहा है तो देन वो अगर फीमेल पार्ट पे बैठेगा तो वहां पे उनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। देन इज द ल्यूकोप्लास्ट, ये बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जो प्लांट्स के पार्ट अंडरग्राउंड होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि इनका कोई कलर नहीं होता। और इनका काम क्या होता है, ये फूड को क्या करेंगे, स्टोर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस, कि प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल, एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया। प्लांट सेल्स में मैंने आपको अभी बताया कि प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। अब थर्ड एक बड़ा मेन डिफरेंस है, आपको प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल नजर आएगा, वैक्यूल बड़ा नजर आएगा, वो सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद है। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं वहां पे वैक्यूल स्मॉल होगा, और वो थ्रू आउट द सेल जो है, बॉडी ऑफ द सेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक
वैक्यूल नहीं होगा, नंबर ऑफ वैक्यूल्स मौजूद। वैक्यूल्स क्या हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हो। इसके अलावा प्लांट सेल्स में सेंट्रिओल्स नहीं होते, और एनिमल सेल्स में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको हम सेंट्रिओल कहते हैं, जो न्यूक्लियस के नियर मौजूद होता है। उसके अलावा प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद नहीं होता, एनिमल सेल्स में सेंटर ऑफ द सेल मौजूद होता है। अब ये बेसिकली सेंटर ऑफ द सेल मौजूद क्यों नहीं होता प्लांट सेल्स में, उसकी बेसिक रीजन ये है कि प्लांट सेल्स में एक वैक्यूल बड़ा होता है, वो न्यूक्लियस की जगह ले लेता है, इस वजह से न्यूक्लियस जो है सबसाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट आएंगे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। अगर आपका लेक्चर नंबर 1 में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, यू मे आस्क। You may ask any question from the lecture number 1. Then we are moving towards the lecture number 2. If you have no question, then we are moving towards. Okay, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि क्लियर है। ओके, सो starting the lecture number 2, that is the human physiology. Human physiology क्या होगी? फिजियोलॉजी बेसिकली आपका मतलब ये है कि आपने फंक्शंस ऑफ द सेल्स, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स को स्टडी करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, इसको आज हम अभी स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो विद इन द बॉडी, विद इन द ब्लड स्ट्रीम जो है वो रिलीज हो रहे हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। देन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा हार्ट करता है क्या, पंप करता है ब्लड को, जिसकी सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है, हमारी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। देन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, निजाम इंहिजाम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, जो बेसिकली ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्टोमिक में जाता है, स्टोमिक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रेक्टम का पार्ट है वो बेसिकली एनस का पार्ट है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। देन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, बेसिकली एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। सो हम इनको जो है अच्छे से अभी स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड बेसिकली ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है, सिक्रीट करता है स्पेशल केमिकल्स को, जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट स्पेशल केमिकल्स, जो कुछ केमिकल स्पेशल किस्म के सेक्रेट करता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब ग्लैंड्स की टाइप्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो कहलाएंगे एंडोक्राइन, जैसा कि थायराइड ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या है, जो बेसिकली रिलीज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बॉडी सरफेस पे, स्किन पे, जैसा कि स्किन है। अब आपके स्किन पे पसीना क्यों आता है, वहां पे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। हमारी बॉडी में जो अपर स्किन लेयर है, इसमें क्या मौजूद है, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है, जो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को बॉडी सरफेस पे रिलीज कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में अगर आप देखें तो सलाइवा मौजूद है, पानी की थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद होती है, सलाइवा मौजूद होता है। तो वो कौन सिक्रीट कर रहा है सलाइवा, वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो ग्लैंड्स हैं ये ब्लड
स्ट्रीम में कोई चीज सिक्रीट नहीं कर रहे, हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर रहे, सो इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियास है, गोनेड्स हैं एंड पाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, सो आपको इनके नाम मस्त पता होने चाहिए। अब ये बेसिकली मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब आपको इनकी थोड़ी सी डायग्राम जो है ये बनाना आनी चाहिए। देन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है। अब ब्रेन की बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं, अगर ब्रेन को हम डिवाइड करें तो थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकंड इज द मिड ब्रेन, थर्ड इज द हाइंड ब्रेन। सो जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। ये बेसिकली सिक्रेट क्या करता है? ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है, एनएडीएच सिक्रेट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस होता है कि जितना ज्यादा लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन की फॉर्म में, उसको हम डायूरेसिस कहते हैं। लेकिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है सिक्रेट कर रहा होता है, जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर स्टोर रहते हैं। और ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बड़ा स्मॉल है, इक्वल टू द साइज ऑफ द पी। जितना एक लोबिये के दाने का साइज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इतना ही साइज होता है। लेकिन इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हम इसका नाम मास्टर ग्लैंड क्यों रखते हैं? क्योंकि बेसिकली ये दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो वो सिक्रीट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। ये बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको हम टू सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब है फ्रंट। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? फ्रंट। जो फ्रंट पे है उसको एंटीरियर कहेंगे, जो बैक पे है वो पोस्टीरियर सेक्शन होगा। ठीक है, सो हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि हमारे जो गले के अंदर हार्मोन मौजूद हैं, जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो थायराइड ग्लैंड्स हैं। अब थायराइड ग्लैंड्स क्या करते हैं? हमें बेसिकली जो टॉन्सिल्स हैं उनसे बचाते हैं। देन इज द एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड्स जो बेसिकली जो हमारी किडनी के रिलेटिंग जो है हार्मोन्स। देन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल ये बेसिकली ओवरी के ऊपर मौजूद होते हैं, फीमेल के ओवरी के ऊपर। ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं जो बेसिकली ओवुलेशन काज करते हैं। ठीक है, देन इज द लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सॉरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो हैं ये ओवुलेशन काज करते हैं। ठीक है, सेल्स जो ओवा है, जो एग है ओवरी से, उसको रिलीज करवाते हैं। देन इज द प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क लेट डाउन है उसको काज करता है। देन इज द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ करवाता है बॉडी की। देन इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या है? ये बेसिकली मेलानिन एक पिगमेंट का नाम है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ फीमेल मेलानिन एक जो पिगमेंट है प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन जो है एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे बॉडी जो है काफी डार्कन हो जाती है। ये बेसिकली इस हार्मोन का काम है। अब उसके बाद हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अब हमने पहले पढ़े एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे वो कौन कौन से थे। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो डायूरेसिस को रोकता है। देन इज द ऑक्सीटोसिन, ये बेसिकली यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है जिससे क्या होता है? मिल्क लेट डाउन होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है? यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है, जो सकलिंग एक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। देन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अब मैंने आपको बताया कि नेक के सेंटर में मौजूद है, एट द फ्रंट बिलो द एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल जो हमारी नेक के अंदर मौजूद है उसके बिलो। ठीक है, इट इज मेड ऑफ टू लोब्स जॉइंट इन द सेंटर। इसके दो लोब्स हैं, दो हिस्से हैं जो सेंटर में क्या है? जॉइंट है। ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो है थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन।
दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक है थायरॉक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। जो हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम आयोडीन कहते हैं, जो साल्ट के अंदर मौजूद होता है। साल्ट की अगर आप पैकेट देखें तो उसके अक्सर उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट। इट्स मीन कि उसके अंदर क्या मौजूद है, आयोडीन मौजूद है। ठीक है, सो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गाइटर, जिसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो है हमारा गला जो सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है, जिसको हम टॉन्सिल्स भी कहते हैं। सो ये बेसिकली कंडीशन जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। देन इज द पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर मौजूद होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स। इनके नंबर कितने हैं, 4। मतलब ये कितने हैं, 4 इन नंबर्स। ये बेसिकली सेक्रेशन जो है इसकी, इनको कहते हैं पैराथायरक्सिन और पैराथार्म। देन इज द, ये बेसिकली करते क्या है, इनका फंक्शन ये है, ये कैल्शियम आयंस की जो ब्लड में कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। देन इज द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमने पढ़े एड्रीनल ग्लैंड्स। अब एड्रीना बेसिकली जहां पे वर्ड आ जाएगा, बेसिकली रीनल की बात हो रही होगी, किडनी की बात हो रही होगी। आर नॉन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड्स आर येलो pyramid shaped glands located at the top of kidney। किडनी के टॉप पे मौजूद हैं, येलो शेप है, येलो कलर है, पिरामिड शेप है। अब हर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक को हम मेडल्ला कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। हमेशा जहां पे भी कॉर्टेक्स का वर्ड आ जाए आपको ये समझ जाना चाहिए कि अपर पार्ट की बात हो रही है, आउटसाइड की बात हो रही है। और जहां पे मेडल्ला का वर्ड आ जाए आपको ये पता होना चाहिए कि इनसाइड की बात हो रही है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो आउटसाइड पार्ट है उसके वो सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स, एक को हम कहते हैं कॉर्टिसोल, एक को हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। और एड्रीनल मेडल्ला जो है ये भी 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एक को हम कहते हैं एड्रीनालिन और एक को हम कहते हैं नॉर एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन जिसको कहते हैं। ये बेसिकली एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन हार्मोन्स क्या हैं, ये बेसिकली फाइट एंड द फ्लाइट रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। जब आप किसी से लड़ते हो तो आपके माइंड में एक डिफेंसिव सिस्टम मौजूद होता है, या तो आपको ये होता है कि यू विल फाइट, और या आपको ये होता है कि अगला पकड़ के मारेगा, एक डर फेयर आ जाता है। तो उससे आपको एक माइंड में चीज डेवलप हो जाती है कि आई हैव टू फाइट और आई हैव टू फ्लाई, क्या मुझे दौड़ना है या मुझे लड़ना है। सो ये बेसिकली ये फ्लाइट, फाइट और फियर में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन इज द पैंक्रियास, जिसको आप लुबलुबा भी कहते हैं। ये बेसिकली वो ग्लैंड है बॉडी का जिसमें एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी होती हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस भी होती हैं एट द सेम। ये बेसिकली 2 हार्मोन्स जो है सिक्रेट कर रहा होता है, एक को हम इंसुलिन कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, ग्लूकागान कहते हैं। अब आपको ये मैं बता दूं कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनका आपस में एंटागोनिस्टिक है, ये एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे की अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे का। इंसुलिन आपको पता है कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी की एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो इंसुलिन की भी मिकदार ज्यादा हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली जो इंसुलिन है ये लेवल ऑफ द ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। अब डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको हम आम जबान में शुगर कहते हैं, उनका इशू क्या होता है, इंसुलिन का इशू होता है। जब उनकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो हम उनको क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। सो इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोगान जो है अपोजिट है टू दैट ऑफ इंसुलिन। ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर, और इंसुलिन जो है वो लेवल ऑफ ग्लूकोज को क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। देन इज द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है स्मॉल साइज है इसका, ये पी शेप ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली प्रोड्यूस क्या करता है, सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है, ये बेसिकली मॉड्यूलेट करता है स्लीप पैटर्न, हमारे जो स्लीप पैटर्न्स हैं जिस तरह हम सोते हैं, सो उनको मॉड्यूलेट कर रहा होता है। और मेलाटोनिन क्या करता है, मैंने आपको पहला बताया कि मेलानोसाइट्स हार्मोन्स जो हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बेसिकली मेलाटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, मेलानिन के प्रोडक्शन करते हैं। मेलानिन क्या है, एक पिगमेंट है जो डार्कन करता है किसको, बॉडी को, ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन इज द ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम।
ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का जो डिसीजन और कम्युनिकेशन सेंटर है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो इसके टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल में मौजूद है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, और जो पेरिफेरल्स पे मौजूद है उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, एक को हम ब्रेन कहेंगे, एक को हम स्पाइनल कार्ड कहेंगे, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड को हम आम जुबान में हराम मगज भी कहते हैं, ठीक है। देन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व्स होती हैं, क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियम में मौजूद हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब इनका एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, उसको हम न्यूरॉन कहेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नेफ्रॉन है वो भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, लेकिन वो किडनी का है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन को आपस में मिक्स नहीं करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, ये नर्वस सिस्टम का एक प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे प्रोसेस होता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन को सेंड करता है किसकी तरफ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। और उसके अलावा जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हैं, इनको 3 लेयर्स हैं एक कनेक्टिव टिश्यूज की, वो सराउंड कर रही हैं फॉर द सेक ऑफ द प्रोटेक्शन। उनको हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? मेनिंजेस कहेंगे। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय 3 लेयर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, जिनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नर्वस सिस्टम की एक हायरार्की जो है उसको स्टडी कर रहे होंगे। अब आप अगर देखेंगे नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने डिवीजन अब पढ़नी है। उसमें एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी जो वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट क्या होती है? जो आप खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ हिलाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, तो ये मेरी वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट है जो मैं खुद अगर चाहूं तो रोक सकता हूं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? इनवॉलंटरी बॉडी को फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस कौन कौन से हैं? अब फॉर एग्जांपल आपकी जो डाइजेशन है ये इनवॉलंटरी है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब आंख को जो आंख का ऊपर आईलिड है उसको मूव करते हुए आप किसी थोड़ा टाइम के लिए उसको स्टॉप कर सकते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। वो खुद ब खुद जो है मूव करता रहता है, ठीक है। देन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगेन डिवीजन। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक बॉडी नर्वस सिस्टम जो है ये कहता है कि एनर्जी को एक्सपेंड कर दो, खर्च कर दो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है कि एनर्जी को कंजर्व कर लो। ये बॉडी को ये बेसिकली ये चीजें प्रोवाइड करता है। देन इज द न्यूरॉन, जिसको मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब उसमें बेसिकली इसका काम क्या है? ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है बॉडी के अंदर। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को एट द स्पीड ऑफ 200 mph जो है वो मूव कर रहा होता है। इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं, एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है एंड थर्ड इज द डेंड्राइट। अब एक्सॉन और डेंड्राइट को आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। एक्सॉन हम किसको कहते हैं? एक लॉन्ग केबल जो जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद हों, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली जो मैसेज है उसको अवे लेकर जाता है, ठीक है। एक्सॉन्स जो हैं इनमें माइलिन शीथ होती है। डेंड्राइट्स जो हैं आपको स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही होंगी। आप अगर इसकी थोड़ी सी डायग्राम की तरफ देखें, आपको स्मॉल प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। आप अगर थोड़ा सा देखें कि ट्री की जिस तरह ब्रांचेस निकली होती हैं, इस तरह की आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। और एक्सॉन कहते हैं बेसिकली जो डेंड्राइट से आगे नेक्स्ट एक लॉन्ग फॉर्म में जा रहा है, लॉन्ग केबल की फॉर्म में जा रहा है। इसके ऊपर एक इसकी कवरिंग है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं।
ठीक है। सो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सेल बॉडी जो है एक इसका कंपोनेंट रह गया, वो है उसमें क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स मौजूद है, ठीक है। देन इज द टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, जब आपकी बॉडी को कोई टच करे, ठीक है, तो वो बेसिकली आप सेंस कर रहे होते हो, तो जब वो आप सेंस करते हो तो इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये सेंस करते हैं कोई चीज भी, अगर हार्ट या कोल्ड या कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज जो आप जिसको टच करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेंगे और वो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगे, आउटर बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो मैसेज लेकर जाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होगा, जब वो मैसेज लेकर जाएंगे, जो ब्रेन का जो डिसीजन होगा वो बेसिकली वहां से वो ब्रेन का डिसीजन लेकर बॉडी तक लेकर आएंगे, आउटर पार्ट तक। अब फॉर एग्जांपल आप किसी हार्ट बॉडी को टच करते हो, आपका माइंड आप फर्स्टली टच करोगे तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ब्रेन तक ये मैसेज लेकर जाएंगे, एक बड़ी हार्ट बॉडी है, ठीक है, बड़ा कोई हार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको टच किया है, आप फौरन उसको अपने हाथ को विड्रा कर लेते हो। क्यों विड्रा करते हो, कि मोटर न्यूरॉन्स आपको फौरन मैसेज देते हैं कि आप अपना हाथ विड्रा कर लो वरना ये बर्न आ जाएगा, यहाँ पे बर्न बाउंड बन सकता है। देन इज द इंटर न्यूरॉन, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं बिटवीन मोटर एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन चलती है वो इंटर न्यूरॉन्स के जरिए से। ये है जी हमारा ह्यूमन ब्रेन। इसको मैंने आपको बताया कि इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन डिवाइडेड है सेरिब्रम में, ठीक है, थैलेमस में एंड द हाइपोथैलेमस। और हाइंड ब्रेन जो है इसमें भी आगे कुछ पार्ट्स हैं, सेरिबेलम है, पोन्स है और मेडल्ला है, ठीक है। और मिड ब्रेन जो है ये बेसिकली छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके फर्दर कोई पार्ट्स नहीं, ठीक है। देन इज द ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स, फर्स्टली है जी फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड देन द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में अब कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट आता है थैलेमस, देन लिम्बिक सिस्टम एंड देन सेरिब्रम, ठीक है। देन इज द फोर ब्रेन की अगर हम थोड़ी सी डिवीजन की बात करें, थैलेमस क्या है, थैलेमस बेसिकली क्या है कि ये सेंस इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम तक लेकर जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स का एक अमेलगामेशन है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये 3 कंपोनेंट्स एक बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। इंफॉर्मेशन जो है, सेंस इंफॉर्मेशन जो है थैलेमस ट्रांसफर कर देता है लिम्बिक सिस्टम में। अब सेंस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, कोई ऑडिटरी विजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऑडिटरी मीन के कोई चीज आप सुनते हो, विजुअल मीन कोई चीज आप देखते हो, उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट करता है लिम्बिक सिस्टम में। और ये इंफॉर्मेशन को जो स्किन में इंफॉर्मेशन आती है, किसी ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो उस इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करता है लिम्बिक सिस्टम। फिर लिम्बिक सिस्टम क्या है, अब मैंने आपको बताया इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस क्या है, इसके जो फंक्शंस हैं वो ये है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अगर आपको गर्मी लग रही है, इट्स मीन आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को कहेगा स्वेट प्रोड्यूस करो, उससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। हंगर को कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है। देन इज द वाटर बैलेंस, आपकी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको रखता है। स्लीप वेक साइकिल, आपका आपने कब जागना है कब सोना है, ये एक साइकिल जो है उसको मेंटेन करता है। देन इज द एमिग्डाला, ये बेसिकली आपकी जो सेंसेशंस हैं प्लेयर की, आपको जब खुशी होती है, कोई पनिशमेंट देता है आपको, आपको गुस्सा आता है, आपको कोई डर लगता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेंसेशंस जो है प्रोड्यूस करता है कौन, एमिग्डाला। देन इज द हिप्पोकैम्पस, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कंट्रोल करता है और आपकी लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। देन लास्ट पार्ट इज द सेरिब्रम, ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, जिनको हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं, जो बेसिकली आपस में अटैच हैं। ये हेमिस्फीयर्स क्या है, अटैच हैं, लेकिन किसके साथ, एक बैंड ऑफ न्यूरॉन जो है इनको अटैच कर रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या कहते हैं जी, कॉर्पस कैलोजम। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है कंट्रोल कर रहा है राइट साइड ऑफ द बॉडी,
और राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है कौन सी साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। इनके दोनों को एंटागोनिस्टिक वर्ड्स। उसके अलावा आउटर रीजन जो सेरिब्रम का है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आउटर रीजन की जहां भी बात होगी, कॉर्टेक्स की जहां पे भी बात होगी, इट्स मीन आउटर रीजन। ये बेसिकली सेंस इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है अपनी मेमोरी में फॉर फ्यूचर यूज। इसमें बेसिकली कौन कौन सी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया कि वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं जो आप खुद कर सकते हो और ये थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेसिकली जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है आपस में। इसमें रेटिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है आपकी इनपुट इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करने के लिए। इसमें रिले सेंटर होता है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का, जो आप सुनते हो उसका रिले सेंटर होता है। देन इज द हाइंड ब्रेन। इसमें मेडल्ला है, पॉन्स है, सेरिबेलम। मेडल्ला क्या करता है, ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होता है, कुछ चीज निकलना, तो इन चीजों को कंट्रोल करता है मेडल्ला। पॉन्स क्या करता है, आपकी स्लीप और वेकफुलनेस की जो ट्रांजिशन होती है, आप सोते हुए जब जागते हो, सो उसको वो कंट्रोल करता है। या जब जो है आपने जागते हुए जब आप सो जाते हो, ट्रांजिशन हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। सेरिबेलम क्या है, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स जो हैं उनको जो है आप जब कोऑर्डिनेट करते हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑर्गन से, और उसके अलावा आपकी जो बॉडी की पोजीशनिंग है, आपने कैसे खड़े होना है, आपने कैसे बैठना है, उसको कंट्रोल करता है। और ये बेसिकली आपकी लर्निंग और मेमोरी स्टेज के लिए, स्टोरेज के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपकी लर्निंग जो है और मेमोरी स्टोरेज जो है वो हाइंड ब्रेन में होगी। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।